Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Sukhman Twitkar Randhawa. Hope you are doing well. So I'm back with another video that is how you can prepare for your new 10th. Don't make these kind of mistakes while you are studying in 10th standard. So I'm going to share my experience with you all. So that must be aware of all these kind of mistakes. As your big sister, so I'm just here to guide you all. So make sure to subscribe and let's begin with the video. So let's begin with the notes making. So notes are very much important in this standard. So हमें सभी ऐसे कहते हैं that notes बनाने बहुत ज़्यादा important होती हैं. तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम्स में क्या होता है कि हमें एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है. तो स्टार्ट ही SST से कर लेते हैं. तो SST में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ द लेंथ. क्वेश्चन की क्या आप लोग लेंथ बना रहे हो, ठीक है. जो भी आपने उसमें मटीरियल लिखा हुआ है वो तो करेक्ट होना ही चाहिए. उसी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देखी जाती है SST में. यानी कि आपने वो आंसर कितनी लेंथ का लिखा है, कितना आपने बनाया है, ठीक है, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है. ऐसा नहीं आप जस्ट पैराग्राफ्स में लिखो उसका आंसर. नहीं, SST में you must make the points. So for example, we have one question. So let me show you all this guide that I have followed in my 10th standard. It's quite big one, so no problem. But इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. ये अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हो तो इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. कि इतनी मोटी बुक आप पढ़ लेते हो ना. तो वन क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. सो एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, और यू कैन से एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड. तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखी है 2 पॉइंट्स में, दैट इज़ मस्ट. इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद आप लोग क्या लिखते हो, जैसे उन्होंने लिखा हेडिंग बना के प्रॉब्लम्स, एंड देन पॉइंट्स लिखे हैं प्रॉब्लम्स के, देन डिमांड्स लिखी हैं हेडिंग डाल के, फिर आगे उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, एंड आफ्टर दैट थर्ड जो मेन हेडिंग है दैट इज़ प्रोटेस्ट, फिर उसके आगे उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं. सो दिस इज़ नॉन एज द प्रेजेंटेशन इन सोशल साइंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है. और अगर बात करें 1 मार्क के लिए आप लोग जस्ट एग्जैक्ट आंसर लिखें, उसमें ऐसे कहानियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो देयर इज़ नो नीड टू राइट टू मच इन 1 मार्क और 2 मार्क. सो अगर बात करते हैं 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क, तो इन तीनों में वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट दी जो लेंथ है क्वेश्चन के आंसर की दैट इज़ इनफ. 3 मार्क के लिए भी आप लोग अगर पॉइंट्स बनाएंगे दैट विल बी बेटर, मच बेटर. तो एग्ज़ाम में हमें ऐसी बुकलेट मिलती है, उसमें काफ़ी मतलब 32 पेजेस होती हैं नॉर्मली, और मैथ्स में 52-54 पेजेस होती हैं उस बुकलेट में. फर्स्ट उसमें OMR शीट होती है, एंड आफ्टर दैट ना सेकंड पेज वो मार्किंग स्कीम के लिए होता है, कितने हमारे मार्क्स आए हैं. वो हमारे लिए नहीं होता, वो टीचर्स के लिए होता है जिन्होंने चेकिंग करनी होती है. थर्ड पेज इधर वाला पेज होता है और एक इधर वाला पेज होता है. तो मैं जैसे एग्ज़ाम्स अभी दे रही हूँ, मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ एग्ज़ाम, क्योंकि आई प्रेफर दिस पेज एज द लकी वन. आई डोंट नो वाई, बट क्योंकि इस पेज में लिखने का मज़ा ही अलग होता है राइट हैंड साइड में, ठीक है. तो इसलिए मैं वहीं से अपना पेपर को स्टार्ट करती हूँ. मीन्स अभी आप लोगों की ये बात मैं बस श्योर कर रही हूँ कि ऐसे बुक्स में भी इन्होंने ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है. उन्होंने बाद में इन पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया हुआ है, जैसे एशियन टू यूरोप, ठीक है, कार्गो, अमेरिकन टू यूरोप एंड एशिया, यूरोप टू अमेरिका. यानी कि उन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है ना एग्जामिनेशन में टीचर्स जो होते हैं, जो हमारी चेकिंग कर रहे होते हैं पेपर को, वो क्या करते हैं, जस्ट वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखते हैं, और आगे जो पैराग्राफ होता है उनको पता होता है कि अगर हेडिंग करेक्ट है तो आगे पैराग्राफ भी हमारा करेक्ट होगा. तो ऐसा कहते हैं कि 50% से ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा होता है कि हमारा पैराग्राफ चेक ही नहीं होता है, वो पॉइंट चेक हो जाता है. तो इसलिए पॉइंट्स बनाना इज़ मच बेटर दैन टू राइट अ पैराग्राफ. और पॉइंट्स में हमारी लेंथ भी काफ़ी बन जाती है. अगर हम बात करें, अगर पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तो अगर हम लोग 5 लाइन्स लिखते हैं और उसी को अगर हम पॉइंट्स में बनाने तो वो 10 लाइन्स बन जाती है. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग द आंसर्स इन पॉइंट्स. सो ये तो थी SST की बात कि जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए. और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में हमारे पास 2 बुक्स हैं, Footprints Without Feet and these are the 2 books, First Flight and the Footprints Without Feet. तो ये तो है पहले स्टोरी बुक, ठीक है. इसमें स्टोरीज़ हैं, काफ़ी लेंथी हैं,
ठीक है। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर हमें मतलब पढ़नी होती है, ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होती हैं जो हमें नहीं पता है, ठीक है, और मोस्टली नहीं पता होते हैं कि न्यू वर्ड्स होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी बुक को कैसे डेकोरेट किया हुआ है, कलरफुल। मीन्स मैंने इतनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग जिसमें पता चले हैं मुझे न्यू वर्ड्स कि मैं कह नहीं सकती हूँ। और इस बुक की कह सकते हैं लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है चैप्टर्स की, और इसमें चैप्टर्स छोटे होते हैं लेकिन चैप्टर ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए इस थोड़ी सी मोटी बुक है। ओके, इसमें 10 स्टोरीज़ हैं एंड इसमें 16 है, इसमें 11 है, ठीक है, 11 चैप्टर्स है टोटल। और इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं। इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हमें तंग करते हैं वो मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। सो अभी मेरे पास दोनों का इंडेक्स है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था इन चैप्टर्स ने, ठीक है। वैसे देखो स्टोरीज़ इंग्लिश की बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। आप लोग यूट्यूब से वन शॉट वीडियोज़ देखो आराम से, उसी से आप लोगों को स्टोरी पहले पता चल जाएगी। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप लोग चैप्टर को रीड करना देन स्टार्ट करें, ठीक है। चैप्टर को आप रीड करते हैं ना तो कुछ अगर वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता होता है और आपको स्टोरी पता होती है उससे के रिलेटेड ही उस वर्ड का मीनिंग होता है, तो इतना आप गेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है वॉचिंग द वन शॉट वीडियो बिफोर रीडिंग एनसीईआरटी। और सबसे ज़्यादा इस बुक में तंग करता है चैप्टर नेल्सन मैंडेला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेट्स भी हैं, कुछ ऐसा डेटा है जो हमें याद करना पड़ता है। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट बट नॉट दैट मच, ठीक है। बाकी जो हमारी ये वाली बुक है इसमें बस लेंथ ही है, काफ़ी ज़्यादा है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यस, इसमें है चैप्टर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसमें आप लोगों को ये सारा याद रखना पड़ेगा कि जब वो रिचर्ड एच ए ब्राइट जब सेकंड क्लास में थे, थर्ड क्लास में थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी। सेकंड में उन्होंने कितनी बटरफ्लाइज कितनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट की, 25, कौन कौन सी की, ठीक है। और इस तरीके से इसमें लर्निंग वर्क ज़्यादा है, यानी कि 3 चैप्टर्स हैं जो मैं आप लोग सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग जैसे अभी समर वेकेशन आनी है, ठीक है, उन्हीं में आप अच्छे से इन चैप्टर को सेट लो, इनके नोट्स बना लो, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, इनके स्टिकी नोट्स बना लो, जो भी आप लोगों को सूट करता है। ओके, तो चैप्टर्स आर नेल्सन मैंडेला, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो 3 चैप्टर्स हैं जो आप लोग इंग्लिश में रखने होंगे, ठीक है। बाकियों में बस आप अगर आप अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे इंग्लिश की। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं, वो अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आपको ग्रामर में इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पड़ी थी। इट्स क्वाइट ट्रू कि मैंने ग्रामर को इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया था। बस रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से पढ़ लो, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग 9 तक पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इसमें हमारे टाइम मतलब हमारी बार इतना ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं था। और लेटर्स तो मतलब आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, उनका फॉर्मेट वगैरह आप लोग अच्छे से अगर आप रट लोगे तो ईज़िली आप लोग लेटर्स भी कर सकते हैं। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ राइटिंग, डायरी एंट्री। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक बार ध्यान देना होगा। बाकी ग्रामर इज़ क्वाइट सिंपल। तो मैथ्स के लिए आई हैव यूज दिस बुक वीके सिंह, ठीक है, और एंड RS अग्रवाल एंड अरिहंत। सो ये 3 बुक्स थी जो मैंने यूज़ की थी अपनी 10th में, और मैं अभी अपना मैथ्स का पेपर दे चुकी हूँ। तो मैथ्स का पेपर का लेवल काफ़ी मतलब इजी भी था और थोड़ा सा लेवल अप भी था। केस स्टडीज़ वर क्वाइट डिफ़िकल्ट यू कैन से। तो इसमें अपना रिव्यू भी दे देती हूँ अपनी मैथ्स के एग्ज़ाम का। इट वॉज लाइक, और अगर मैं बताऊँ एनसीईआरटी से कितने % पेपर आया था, सो एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट उठ के आया एनसीईआरटी से, वो भी ऑप्शन में था, तो मैंने वही सजेस्ट किया कि मैं वही करूँगी, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी मैंने रट ली थी अच्छे से। उसका क्वेश्चन मतलब जब मैं एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन पढ़ती थी ना, तो सारा का सारा आंसर की फ्रेम बुक जो है मेरे माइंड में आ जाती थी और आँखों के सामने आ जाती थी। तो मैंने डायरेक्ट ऐसा वैसा एक क्वेश्चन किया। एक वो क्वेश्चन था, बाकी कंसेप्ट एनसीईआरटी वाले थे, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने अप किया था, बट देयर वाज वेरी ईजी। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि RD शर्मा, RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो वो हैं। चिकन में हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस बार मैंने क्वेश्चन की क्वालिटी को देखा, क्वांटिटी पर नहीं जाना है मैथ्स में, क्वालिटी पर जाना है।